मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 11 मीन टू से द पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे पीरियोडिक पोजीशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसमें इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी अकरेंस क्या है उसे देखेंगे। फिर देखेंगे मेटालिक करैक्टर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है। इन सभी का जनरल ट्रेंड देखेंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर रिएक्शन विथ एयर, फिर रिएक्शन विथ हैलोजेंस और लास्ट में देखेंगे हाइड्राइड्स। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीरियोडिक पोजीशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मेरे बेटे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम आते हैं। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरीनियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसमें 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 एल्युमिनियम का। वैसे तो इन्हें डायरेक्ट ही याद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक हिंट बताए दे रहा हूं कि यहां से यहां आएंगे तो 8 ऐड करेंगे, यहां से यहां आएंगे तो 18 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। यहां से यहां पर फिर से 18 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहां से यहां 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और फिर से 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। वैसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में नहीं। इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी कार्तिकेय, शिव, गणेश, संग, पार्वती, फुल फैमिली। अब इनका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 82 और इसका हो जाएगा 140। बोरॉन नेचर में B9 और B11। B9 का परसेंटेज होता है 19 और ये पाया जाता है 81%। बोरॉन के नेचर में जो मिनरल्स होते हैं, एक तो होता है बोरिक एसिड H3BO3, दूसरा बोरेक्स Na2B4O7.10H2 और तीसरा होता कैरनाइट Na2B4O7.4H2। एल्युमिनियम नेचर में जो इसके मिनरल है, एक तो है बॉक्साइट, Al2O3.2H2। दूसरा है क्रायोलाइट Na3
AlF6। गैलियम इंडियम थैलियम लेस अबंडेंट है। नियोनियम मैन मेड सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव होता है। इसका हाफ लाइफ पीरियड 20 सेकेंड का होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक वेट होता है 12, दूसरे का होता है 13 और तीसरे का होता है 14। 14 एटॉमिक मास वाले कार्बन का यूज कार्बन डेटिंग में किया जाता है। इससे कोई भी नमूना या कोई भी मटेरियल जमीन में दबा हुआ जब निकलता है तो उसकी एज निकाली जाती है। 13C का यूज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है और जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो 12C पाया जाता है। कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, एरोमेटिक्स, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। सिलिकन, सिलिका और सिलिकेट के फॉर्म में पाया जाता है। जर्मेनियम लेस अबंडेंट होता है। टिन, टिन स्टोन के फॉर्म में पाया जाता है। लेड का मिनरल होता है गैलेना। और फ्लेरोमियम, ये भी एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है 2.66। नेचर में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन इन अर्थ क्रस्ट। सेवेंटीन्थ नंबर पर आता है कार्बन और थर्ड नंबर पर आता है एल्युमिनियम। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल और उनका नेम डायरेक्ट याद करना है, लेकिन फिर भी मैंने हिंट बता दी। तो ग्रुप 14 में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम आते हैं। बोरॉन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का एटॉमिक मास 9, एक का 11 होता है। ये 19% और ये 81% होता है। मैंने इसके मिनरल्स लिखे, बोरिक एसिड होता है H3BO3, बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O, कैरनाइट होता है Na2B4O7.4H2O, बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6। एल्युमिनियम थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। गैलियम, इंडियम, थैलियम लेस अबंडेंट होते हैं। नियोनियम मैन मेड सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 92 यूरेनियम के बाद
जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मैन मेड हैं और उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। मैंने बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। C14 का यूज कार्बन डेटिंग में किया जाता है, C13 का यूज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, C12 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके जो नेचर में ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्रेफाइट और डायमंड, और अमॉर्फस फॉर्म में कोल है, लैंप ब्लैक है, और इस तरीके से ये पाया जाता है। ये कार्बन 17th अबंडेंट एलिमेंट है ऑफ अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, और सिलिका और सिलिकेट के फॉर्म में पाया जाता है। जर्मेनियम लेस अबंडेंट होता है। टिन स्टोन के फॉर्म में पाया जाता है, SnO2। लेड गैलेना PbO के फॉर्म में पाया जाता है, और फ्लेरोबियम ये एक रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 2.6 सेकेंड होता है। ये सभी जानकारी NCERT में दी गई है, आप NCERT को भी बार बार पढ़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है मेटेलिक करेक्टर। मेरे बेटे अब हम देखेंगे मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ये जनरल ट्रेंड है। अब अगर हम इसमें ग्रुप 13 में देखें तो नॉन मेटल्स में आता है बोरोन। मेटलाइड कोई भी नहीं है, जितने भी रेस्ट एलिमेंट हैं वो सभी मेटल्स हैं, रेस्ट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। अब अगर हम कार्बन फैमिली में देखें तो नॉन मेटल है कार्बन। मेटलाइड्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। मैंने बताया था कि सिमरन गई, आसाम, सब, तेरी, पॉलिटिक्स, इतनी मेटलाइड्स हैं। तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलाइड हो गए, और रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो एक तो हो जाएगा टिन, दूसरा हो जाएगा लेड, और तीसरा हो जाएगा फ्लेरोबियम। ये तो रहा मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे बेटे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np126 होता है। कार्बन फैमिली में जब हम लिखेंगे बोरॉन और कार्बन फैमिली का, तो बोरॉन फैमिली के लिए हो जाएगा प्रीवियस इनर्ट गैस NS2 Np1, और कार्बन फैमिली के लिए हो जाएगा प्रीवियस इनर्ट गैस NS2 Np1। अगर हम बोरॉन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, और इसके पहले की इनर्ट गैस 2He यानी कि हीलियम होगी, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो हीलियम लिख दिया। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 है और ये
फर्स्ट पीरियड में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स एस और पी में जाएंगे। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि हीलियम फर्स्ट में होती है, तो ये सेकेंड का होगा, तो इसका हो जाएगा 2s2 2p1। इसी तरीके से एल्युमिनियम का लिखेंगे, तो एल्युमिनियम के जस्ट पहले की इनर्ट गैस होगी नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स इसी में कवर हो गए। अब रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3s2 3p1। ये सेकेंड पीरियड की इनर्ट गैस है, तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ, तो n3 हो जाएगा, तो 3s2 3p1। इसी तरीके से जब हम गैलियम का लिखेंगे, तो इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर है 31। इससे पहले की इनर्ट गैस देखनी है, तो 18Ar। अगर हम 36 देखेंगे तो वो बात की हो जाएगी। तो 18Ar 18 इलेक्ट्रॉन्स का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हुआ, और 31 में से 18 जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 13 आएंगे। इसका मतलब ये है कि डी में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स s2 और p1 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। आर्गन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ गैलियम फोर्थ का है, तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, और n-1d में जाते इसलिए यहां हो जाएगा 3 d10। इसी तरीके से जब हम इंडियम का लिखेंगे, तो इसमें क्रिप्टन लिखेंगे और 49 - 36, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, तो ये हुआ 13। तो इसका मतलब इसमें भी डी में जाएंगे, एस में जाएंगे, पी में जाएंगे। 13 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 यहां, 2 यहां, 1 यहां। क्रिप्टन फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस है, इसलिए इंडियम फिफ्थ पीरियड में होगा, और n-1 का मतलब 4d10। 81 Tl का लिखेंगे, तो इससे पहले की 81 के पहले की इनर्ट गैस होगी 54 जीनॉन। 81 - 54 करेंगे तो ये आएगा 27। इसका मतलब ये हुआ एफ में भी जाएंगे, डी में भी जाएंगे, और एस और पी में। तो एफ में 14 जाएंगे, डी में 10 जाएंगे, एस में 2 जाएंगे, और पी में 1 जाएंगे। 14 + 10 24 + 3 27। जीनॉन फिफ्थ पीरियड का की इनर्ट गैस है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि थैलियम सिक्स पीरियड का होगा, तो यहाँ 6 n-1 का मतलब 5, और यहां पर हो जाएगा n-2 यानी कि 4। इसी तरीके से जब 113 का लिखेंगे, तो रेडॉन 86 होता है, 113 - 86, तो ये आ जाएगा जाकर के 27। तो ये हो जाएगा 5f14 6d10 7s2 7p1। बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। तो जब हम कार्बन का लिखेंगे, तो यहां पर 2p2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का लिखेंगे, पहले मैं एक लिख ही दे रहा हूं, He2s2 2p2। एल्युमिनियम का लिखेंगे, देखेंगे तो नियॉन 3s2 3p1 है, तो 14si का लिखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2। इसी तरीके से इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +1 ऐड हो जाएगा, तो ये इस वाले के लिए हो जाएगा 4s2 4p2। इस वाले के लिए हो जाएगा यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5p2 हो जाएगा।
इसी तरीके से इसमें 6p2 हो जाएगा और 7p2 हो जाएगा। ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई का पैटर्न देखेंगे। एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप जाने पर डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो R की वैल्यू लगातार कम होगी, क्योंकि Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती। और उसका कारण ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लगातार एटॉमिक नंबर में यूनिट इंक्रीमेंट होता है, जिससे Z इफेक्टिव जो कि Z माइनस सिग्मा या S करके भी लिख सकते हैं, के इक्वल होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मान लीजिए पहला Z इफेक्टिव किसी भी एटम के लिए देख रहे हैं, तो मान लीजिए Z1 है, तो ये हो जाएगा Z इफेक्टिव 1 है, ये हो जाएगा Z1 माइनस सिग्मा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका हमने मान लिया Z इफेक्टिव 2 है, Z2 माइनस सिग्मा। Z2 की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो जब हम आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो लगातार यूनिट इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा Z1 प्लस 1। और Z1 प्लस 1 हो गया, मीन टू से न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का इंक्रीमेंट होगा, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लगातार यूनिट इंक्रीमेंट होने से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता है। इसलिए Z2 की वैल्यू हो जाएगी Z1 प्लस 1, ये तो प्रोटॉन के कारण हो गया। और बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर करता है, इसलिए सिग्मा की वैल्यू सिग्मा 1 प्लस 0.35। अगर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू 0.35 होती है, केवल 1s को छोड़कर। 1s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जो शील्डिंग इफेक्ट करता है वो उसकी वैल्यू 0.30 होती है, बाद बाकी सभी में 0.35 होती है अगर सेम ऑर्बिट में जा रहा तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर Z1 है, यहां पर हुआ Z1 प्लस 1, यहां पर सिग्मा 1 और यहां पर हुआ सिग्मा 1 प्लस 0.35। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ये आ जाएगा Z1 माइनस सिग्मा 1 प्लस 0.65, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लगातार Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉटम टू टॉप जाने पर R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आएंगे तो R की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी। R इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो सेल का नंबर लगातार इंक्रीज होगा, जिससे रेडियस भी इंक्रीज होगी। अब बोरॉन और कार्बन फैमिली में देखें तो वैसे तो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, केवल बोरॉन फैमिली में गैलियम एक्सेप्शन है, और उसका कारण भी मैं बता रहा हूं। बाद बाकी सभी में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है।
यहां पर बोरॉन से ज्यादा एल्युमिनियम की होगी, गैलियम की एल्युमिनियम से कम होती है, इंडियम की एल्युमिनियम से ज्यादा होती है और थलियम की ज्यादा होती है। ओवरऑल पैटर्न देखें तो बोरॉन से ज्यादा है गैलियम की, उससे ज्यादा एल्युमिनियम की, उससे ज्यादा इंडियम की और सबसे ज्यादा थलियम की। गैलियम के एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या कारण है? तो ये इसलिए इसकी रेडियस कम हो जाती है क्योंकि स्कैंडाइड इफेक्ट काम करता है, या इसी कह सकते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जब एल्युमिनियम से हम गैलियम पर आएंगे तो 3D, इसमें 3D ऑर्बिटल नहीं होगा और इसमें 3D ऑर्बिटल होता है और फील्ड होता है। d ऑर्बिटल डिफ्यूज होते हैं, इसलिए वो सील्डिंग नहीं कर पाते, और जब सील्डिंग नहीं होगी, सील्डिंग की वैल्यू उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिससे एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। तो इसलिए गैलियम की एटॉमिक रेडियस कम होती है एल्युमिनियम से। तो ये तो रहा एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एंथैल्पी का पैटर्न देखेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि R की वैल्यू कम होती है, R डिक्रीज करता है। और बिल्कुल यही ट्रेंड बॉटम टू टॉप आने पर होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होगी। ग्रुप 13 में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें तो बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्युमिनियम की और फिर इंडियम की। याद करने का अगर ट्रिक देखें तो वो ये है, बहुत तिलिस्मी गाते अली इरफान। अब इस ट्रेंड का कारण क्या है, अगर उसे समझें तो टीएल की कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि अगर हम उसमें देखें तो इंडियम से थलियम पर जाने पर 32 इलेक्ट्रॉन्स और 32 प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। प्रोटॉन से न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है, और बढ़े हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो F और D ऑर्बिटल में जाते हैं। F और D ऑर्बिटल्स की सील्डिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम गैलियम का देखें, गैलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है? तो उसका कारण होता है स्कैंडाइड इफेक्ट या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। स्कैंडाइड इफेक्ट,
इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट केवल गैलियम में ही देखने को मिलता है, मतलब गैलियम ही एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। बाद बाकी सभी में इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, लेकिन वो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करते। अगर हम कार्बन फैमिली में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो कार्बन की सबसे ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन की, उससे कम जर्मेनियम की, उससे कम लेड की और सबसे कम होती है टिन की। लेड के एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और बॉटम टू टॉप जाने पर भी इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाने पर इंक्रीज होती है, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। और उसका कारण ये है एज आर डिक्रीजेस as R increases due to increase of Z effective due to decrease of Z effective। इन सभी प्रॉपर्टीज के जनरल पैटर्न को समझने के लिए और इसको डिटेल में समझने के लिए आप स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जरूर देखें। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो ये रहता है, लेकिन अगर बोरॉन फैमिली में देखें तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्युमिनियम की होती है 1.5, गैलियम की होती है 1.6, इंडियम की होती है 1.7 और थैलियम की होती है 1.8। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा है बोरोन, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है थैलियम की, उसके बाद इंडियम की, उसके बाद गैलियम की और सबसे कम है एल्युमिनियम की। इसके और इसके बीच का, मतलब बोरॉन और एल्युमिनियम के बीच लार्जेस्ट गैप होता है। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन की होती है 2.5, सिलिकॉन की होती है 1.8, जर्मेनियम की 1.8, टिन की 1.8 और लेड की 1.9। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा है कार्बन की, उससे कम है लेड की, उससे कम सिलिकॉन, उसके इक्वल है जर्मेनियम की और उसी के इक्वल है टिन की। आप ये डायरेक्ट पैटर्न ही याद रखें, वैल्यूज याद नहीं रखनी है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। मेरे बेटे अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पैटर्न देखेंगे। जनरल ट्रेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर और बॉटम टू टॉप आने पर इंक्रीज होती है।
क्योंकि R की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे रेडियस कम हो जाती है, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का डालना उतना ही आसान होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का डालना आसान होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज्ड एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे एंथैल्पी चेंज को माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी अगर निकलती है तो। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, वहां पर डेल्टा एच मीन टू से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है, जनरली नेगेटिव होता है क्योंकि निकलती है। अब अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स का पैटर्न देखें, इसमें एक बात और ये ध्यान देने वाली है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट पीरियड से ज्यादा होती है, और उसका कारण ये कि फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है, जिससे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर हम देखें तो बोरॉन की तो कम हो ही जाएगी, एल्युमिनियम की ज्यादा होगी, गैलियम और इंडियम की लगभग इक्वल होती है, और सबसे कम होती है थैलियम की। सिलिकॉन सेकेंड पीरियड का है इसलिए इसकी ज्यादा होगी। कार्बन फर्स्ट पीरियड का है, जर्मेनियम और टिन की इक्वल होती है, और लेड की सबसे कम होती है। ये तो रहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे। मेरे बेटे अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग इफिशियंसी के, और पैकिंग इफिशियंसी सिमेट्री के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी पैकिंग उतनी ही ज्यादा डेंस होगी, और जितना ज्यादा एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसकी पैकिंग उतनी ही रेयर होगी। अगर पैकिंग डेंस है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर पैकिंग रेयर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम बात करें जनरल ट्रेंड की तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही, जनरली मैं बोल रहा हूं कि जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए डिक्रीज होती है।
और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो भी जो जनरल ट्रेंड है वो डिक्रीज होने का ही है। और उसका कारण क्या है? साइज कम होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस की बात करें तो मोनो एटॉमिक एटम्स में केवल डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं, उससे ज्यादा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि इनमें वान डर वाल फोर्सेस काम करते हैं। उससे ज्यादा होते हैं मेटैलिक एलिमेंट्स में, क्योंकि इनके बीच मेटैलिक बॉन्ड काम करते हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है 3D कोवैलेंट नेटवर्क के बीच में। अगर 3D कोवैलेंट नेटवर्क है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कार्बन और कार्बन है, यहां पर तो केवल कोवैलेंट बॉन्ड है, और 3D का मतलब होगा बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाएं और एक 3D टाइप स्ट्रक्चर बनाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए, तो उसे कहते हैं 3D कोवैलेंट नेटवर्क। और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब कोई एलिमेंट 3D नेटवर्क में होता है, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, तो इनके एटम्स को दूर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इनका सबसे ज्यादा होता है। मेटैलिक बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। जितना आसानी से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही आसानी से पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, जिसे कर्नल कहते हैं। कर्नल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो सबसे ज्यादा मीन टू से हैवियर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए मेटैलिक बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। और जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन रहा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप P ब्लॉक स्पेशल टॉपिक्स वीडियो को जरूर देखें। अब अगर हम ट्रेंड देखें तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है बोरॉन का सबसे ज्यादा, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम थैलियम, उससे कम इंडियम और सबसे कम होता गैलियम का। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न देखें तो बोरॉन का सबसे ज्यादा 3D नेटवर्क रखता है, उससे कम एल्युमिनियम का होता है, उससे कम गैलियम और इंडियम का होता है, और सबसे कम होता है थैलियम का। इसका क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। गैलियम और इंडियम के कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें गैलियम के केस में स्कैंडाइड इफेक्ट काम करता है तो साइज छोटा हो जाता है, और यहाँ पर लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसलिए साइज छोटा हो जाता है। तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। आप लोगों को ये डायरेक्ट लर्न रखना है। अब डायरेक्ट लर्न करने के लिए अगर हम देखें तो हमने सीधा सीधा ग्रुप 14 का पैटर्न लिख दिया है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो कार्बन का सबसे ज्यादा, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर रखता है, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर लेड का और फिर टिन का।
बॉइलिंग पॉइंट देखें, कार्बन का सबसे ज्यादा, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का और लेड का। तो ये तो एक जनरल पैटर्न रहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स। मेरे बेटे अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है, और ग्रुप 14 का होता है NH2NP2। आउटर मोस्ट के जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, सभी की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। इनर्ट पेयर इफेक्ट D और F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाने पर क्रिएट होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये दोनों शो नहीं करते, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स में 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो इसकी हो जाएगी +1, इसकी भी +1, इसकी भी +1, इसमें हो जाएगी +2, +2, +2। अब अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैंने बताया था कि हैवियर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में +1 मतलब 2 यूनिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो इसमें ये वाली स्टेट स्टेबल होगी और इसमें ये वाली स्टेट स्टेबल। कहने का मतलब +1 और यहां पर +2। बाद बाकी सभी में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है। तो इन सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और इन सभी में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ती है। टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। अब अगर हम बात करें अब देखेंगे कि बोरॉन के लिए अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का सम करें तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या होगा कि बोरॉन B+3 आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आयन डज नॉट एग्जिस्ट। साथ ही साथ आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम बहुत ज्यादा है, तो जो बोरॉन होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। बोरॉन फॉर्म्स कोवेलेंट
कंपाउंड्स। अगर हम एल्युमिनियम के लिए देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम। तो ये वैल्यू लोअर देन बोरॉन मिलती है, बोरॉन से कम मिलती है, इसलिए Al+3 आयन कैन एग्जिस्ट। साथ ही साथ जो एल्युमिनियम होता है वो कोवेलेंट और आयनिक दोनों प्रकार के कंपाउंड बनाता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ एनायन किस तरह का है। Al फॉर्म्स कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन बड़े साइज का होगा तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन कैटायन की ओर शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़े साइज का अगर एनायन होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा और छोटे साइज का एनायन होगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कार्बन के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम देखें, सिलिकॉन के लिए भी, कार्बन और सिलिकॉन दोनों के लिए, तो बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि ये दोनों C+4 और Si+4 कैटायंस डू नॉट एग्जिस्ट। साथ ही साथ C and Si फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। जितना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, इसलिए वो एनर्जी उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो ये बोरॉन +3 कैटायन नहीं बनाता, कार्बन और सिलिकॉन +4 कैटायंस नहीं बनाते। अब जब कैटायन नहीं बनते तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 ही होती है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड में होती है। एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कंपाउंड्स with lower oxidation states are more ionic than higher oxidation state due to वो कंपाउंड जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से बनते हैं उनमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको हम एक तो फजान रूल की बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा,
जिससे आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम एनर्जी कंसिडरेशन देखें तो किसी भी एलिमेंट से 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और किसी भी एलिमेंट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जनरली प्रोवाइड नहीं हो पाती, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड आयनिक होते हैं और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड कोवेलेंट नेचर रखते हैं। ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन। नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट है मैक्सिमम वैलेंसी। बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली की मैक्सिमम वैलेंसी देखें तो बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है और एल्युमिनियम एंड अदर एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है। इसका कारण है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए बोरॉन मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है। 4 वैलेंसी शो करने के लिए एक ऑर्बिटल तो s का होता है और 3 ऑर्बिटल होते हैं p के। एल्युमिनियम एंड अदर एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। बोरॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड में इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 है और एल्युमिनियम हेक्सा हाइड्रोक्साइड में इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 6 है। इसी तरीके से कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन एंड अदर्स की 6 होती है, क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होते और अदर एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कार्बन का एग्जांपल हो जाएगा CH4, CCl4 एटसेट्रा। इसी तरीके से अगर सिलिकॉन का देखा जाए जिसमें इसकी वैलेंसी 6 है, SiF6 2-। इसी तरीके से अदर एलिमेंट्स भी मैक्सिमम वैलेंसी 6 शो करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम वैलेंसी 6 होगी, क्योंकि इन सभी में d ऑर्बिटल्स होते हैं और d ऑर्बिटल होंगे तो ये बॉन्डिंग में शामिल हो जाते हैं, जिससे वैलेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लुईस एसिड बिहेवियर ऑफ ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, so act as Lewis acid. For example, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का अगर रिएक्शन NH3 के साथ हो तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जिसे बोरॉन एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से बोरॉन ट्राइक्लोराइड लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और ये हो जाएगा लुईस बेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है
अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में लिखें तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इसे लोन पेयर मिल रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें या फिर इस तरीके से लिख दें, दोनों एक ही बात है। इसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमर फॉर्म में होता है। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो क्लोरीन एटम होता उसका लोन पेयर डोनेट कर दिया जाता है एल्युमिनियम को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये डाइमर बनता है, डाइमर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड या AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस। Most of trivalent compounds are covalent in nature. बहुत सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं and hydrolyze in water. बोरॉन ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो BOH होल 4 माइनस आयन बनेगा और AlCl3 का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो AlOH होल 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस एनायन बनेगा। ये तो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की एयर के साथ रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ एयर। एयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। तो अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की रिएक्शन कराते हैं विथ एयर तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा और जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो En टाइप का नाइट्राइड बनेगा। B2O3 एसिडिक नेचर का होता है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है। Ga2O3 एम्फोटेरिक होता है। In2O3 बेसिक होता है। Tl2O3 भी बेसिक होता है। एक बात और है, मैं यहां लिख रहा हूं,
बोरॉन अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। और अगर बोरॉन एमॉर्फस फॉर्म में होता है तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके B2O3 और Bn मीन टू से ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है। एल्युमिनियम फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ oxide and this is called as passivity। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और वो जो लेयर होती है वो अंदर की मेटल को रिएक्ट होने से बचाती है। इस फिनोमिना को पैसिविटी कहा जाता है। पैसिविटी के कारण ही एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पक सकता है या खाना पकता है, क्योंकि अगर पैसिविटी नहीं होगी तो एल्युमिनियम वाटर के साथ लगातार रिएक्ट करेगी। पैसिविटी के कारण एक लेयर बन जाती है और वो लेयर रेस्ट मेटल को उसकी कोटिंग हो जाती है और अंदर की मेटल सेफ रहती है। अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होने पर E3N4 टाइप का नाइट्राइड बनता है और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो EO और EO2 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। ये मोनो ऑक्साइड है और ये डाई ऑक्साइड है। CO2 एसिडिक नेचर का होता है, SiO2 भी एसिडिक होता है, GeO2 भी एसिडिक होता है, SnO2 और PbO2 ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये तो रहा रिएक्शन विथ एयर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड्स एंड एल्कलीज। ग्रुप 14 एलिमेंट्स एसिड और एल्कलीज के साथ नॉर्मल कंडीशंस में कोई रिएक्शन नहीं करते। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को देखें तो बोरॉन एसिड और एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं देता। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ कराया जाता है तो एल्युमिनियम आयन, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन निकलती है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और वो लेयर जो रेस्ट मेटल होगी उसको प्रोटेक्ट करती है, मीन टू से एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है और इस फिनोमिना को कहा जाता है पैसिविटी। एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकलती है। सोडियम
टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकलती है। ये तो रहा रिएक्शन विथ एसिड्स एंड एल्कलीज। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की हैलोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ हैलोजेंस। ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करके EX3 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। केवल TLI3 नहीं बनाता, क्योंकि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट TL के केस में अनस्टेबल होती है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1 स्टेट तो स्टेबल होती है, लेकिन +3 स्टेट स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए TLI3 नहीं बनता। BX3 टाइप के हैलाइड लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें अनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर Bi3 की सबसे ज्यादा होती है, BBr3 की उससे कम, BCl3 की उससे कम और BF3 की सबसे कम। एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि F मीन टू से जो फ्लोरीन है वो छोटे साइज का होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये ऐसा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नहीं होती। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि फ्लोरीन बोरॉन एटम के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग करते हैं। मतलब p बैक बॉन्डिंग होती है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कारण क्या है कि अगर हम, एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। जैसे BX3 है, अगर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएं +H2O, तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके अटैच होता है, और जब अटैच होगा तो HO ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, BX3 यहां से क्या होगा, इस तरह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और H+ निकल जाएगा। इस तरीके से H+ मिलता है। H+ निकलेगा, इधर से X- भी निकल जाएगा और H3BO3 बन जाता। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोटॉन देता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बोरॉन ट्राईआयोडाइड की सबसे ज्यादा होती है और बैक बॉन्डिंग के कारण बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की कम होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, बैक बॉन्डिंग कम होती जाती है या होती ही नहीं है। अब हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ये था ग्रुप 13, इस साइड जो है वो ग्रुप 13 है और इस साइड है ग्रुप 14। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स
हैलोजन के साथ दो तरह के हैलाइड बनाते हैं। एक तो बनते हैं EX2 टाइप और दूसरे बनते हैं EX4 टाइप। EX2 टाइप के हैलाइड इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन के कारण बनते हैं। कार्बन और सिलिकॉन इस तरह के हैलाइड नहीं बनाता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लोअर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं जो रेस्ट एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड सिलिकॉन। तो EX2 टाइप का बनता और EX4 टाइप के सभी बनाते हैं एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4। मतलब टिन और लेड के फ्लोराइड को छोड़कर से सभी कोवेलेंट होते हैं और ये होते हैं आयोनिक। बाद बाकी जितने भी EX4 टाइप के हैलाइड हैं वो सभी कोवेलेंट नेचर के होते हैं। केवल फ्लोराइड ऑफ टिन एंड लेड ये आयनिक होते हैं। केवल CCl4 या CX4 को छोड़कर से सभी वाटर से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि इन पर कार्बन में तो d ऑर्बिटल होता नहीं है। As carbon does not have d orbital, बाद बाकी सभी में इम्पटी d ऑर्बिटल होता है जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से लोन पेयर लेकर के इस तरह का इंटरमीडिएट आयन बनाते हैं। और ये चूंकि इसमें वैलेंसी या ये कहें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो रही है, इसलिए ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन को बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है और इधर से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के क्लोरीन निकल जाता है। तो H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Cl- निकलेगा, ओवरऑल HCl निकल जाता है और OH आकर के अटैच हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा और चौथा निकलेगा और फाइनली हमें मिल जाएगा SiOH4 सिलिसिक एसिड। ये तो रहा रिएक्शन विथ हैलोजेंस। अब मेरे बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में मिल करके या तो चेन बनाए या फिर रिंग बनाए। फॉर्मेशन ऑफ चेन और रिंग बाय सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज कैटनेशन। ग्रुप 13 में केवल बोरॉन में कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है और ग्रुप 14 में कार्बन में कैटनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उससे काफ़ी कम होती है सिलिकॉन में, उससे कम होती है जर्मेनियम में, उससे भी बहुत कम होती है टिन में, और लेड में कैटनेशन नहीं होता। ये तो रहा कैटनेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे अब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को देखेंगे। किसी भी एलिमेंट के साथ बना हुआ हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड हाइड्राइड कहलाता है। बोरॉन BnHn+4 या BnHn+6 टाइप के हाइड्राइड बनाता है, कई हाइड्राइड बनाता है जिन्हें बोरेन कहते हैं। और इन सभी बोरेन्स में डाइबोरेन इंपॉर्टेंट होता है। एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम
इनके हाइड्राइड एक्चुअली अगर देखा जाए तो हाइड्राइड जो है वो EH3 टाइप के बनेंगे, लेकिन एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम के हाइड्राइड पॉलीमेरिक होते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स EH4 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। कार्बन बहुत सारे ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड बनाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, एरोमेटिक्स, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। मीन टू से सभी हाइड्राइड ही हैं, हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग कंपाउंड ही होते जितने भी हाइड्रोकार्बन है। फिर उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जो हाइड्राइड बनाता उसे सिलेन कहते हैं, और जर्मेनियम जो हाइड्राइड बनाता उसे जर्मेन कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है SiN H2N+2। अगर हम एल्केन का देखें, एल्केन का होता है CN H2N+2। उसी तरह देखा जाए तो सिलेन का हो जाता है SiN H2N+2, N = 1 to 8। जर्मेनियम के जर्मेन्स का फॉर्मूला होता है GeN H2N+2। Sn और Pb केवल एक ही टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, EH4 टाइप के, मीन टू से SnH4 PbH4, और ये अनस्टेबल होता है। ये तो रहा हाइड्राइड के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट 11 को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।